है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर पे। देखिए, आपको यहाँ पे पता होगा कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को अगर बनना है तो आपको बस यही कीवर्ड्स टाइप करके सर्च करने, तो आपको जो है लिस्ट ऑफ वीडियोस देखने को मिल जाएगा। और इन वीडियो पे क्लियरली बस यही चीज़ कहा गया है कि आपको अगर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होने वाली है और आप किस तरीके से बन सकते हो। बस यही सारी चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद जो कंप्लायंसेस है आपको क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे, ये चीज़ तो आपको कोई भी वीडियो पे नहीं बताया जाएगा। क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं है ना कि आप जब बस जो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको मिल गया सर्टिफिकेट और उसके बाद आप काम शुरू कर दो। इसके बाद जो कंप्लायंसेस है वो तो कोई नहीं बोलता है और यहाँ पे आपको कहीं देखने को मिल नहीं जाएगा। तो मैंने हर एक वीडियो, हर एक चैनल पे जाके विजिट किया है। जो कंप्लायंसेस है ना वो मैंने उसको देखा, तो मुझे एक चैनल अच्छा लगा टैक्सेशन कंसल्टेंसी का। ठीक है, तो अगर आप इनका चैनल विज़िट करोगे, इन्होंने जो है क्लियर कट लिखा भी है कहीं पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कंप्लायंसेस है, ये वाले वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो कंप्लायंस है आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको किस तरीके से पेनल्टीज, सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। राइट, सो मैं इस वीडियो को देख ही रहा था तो इस वीडियो पे मुझे एक कमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला, जो कि क्लियर कट इन्होंने लिखा भी है कि आरए का जो सेबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो बहुत इजी है, लेकिन जो इसका कंप्लायंस है वो क्यों नाइटमेयर है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है, राइट, तो इस पॉइंट वाइज को हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जो है देख लीजिएगा, या फिर मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख लेना। राइट, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी है, लेकिन इसका कंप्लायंसेस बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन का जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप जो है इंडिविजुअल हो, राइट, इंडिविजुअल में ही आपको 35-40 कंप्लायंसेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, उस तरीके से जो चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो उसमें कंप्लायंसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल की ही बात करो तो यहाँ पे 35 से 40 आपको कंप्लायंसेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 2 अगर आप देखोगे, बहुत कॉस्टली हो जाता है अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हो तो। देखो, अभी क्या है ना, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एकदम सिंपल कर दिया है, बस आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएट होने से बनता है नहीं, आपके पास पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। अगर आप देखोगे, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद मैं आरए पे प्रैक्टिस करूँगा, तो ऐसा नहीं है कि बस आप रजिस्ट्रेशन ले लिया और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं है, राइट, और आपको यहाँ पे मिल जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक वेबसाइट लेना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा। उस वेबसाइट पे आप खुद तो काम नहीं कर सकते, अगर आप खुद एक वेब डेवलपर नहीं हो तो उसके लिए आपको अलग से वेब डेवलपर हायर करना पड़ेगा, पूरा वेबसाइट मेंटेन करवाना पड़ेगा उससे, राइट, बनवाना पड़ेगा। और वो कितना पैसा चार्ज करेगा आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार आप वेब डेवलपर से बात कर लो कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको बता दो, फिर आप देखना कितना वो चार्ज करता है। तो ये सारी चीज़ें होगी, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, जो है थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कंप्लायंस भी करते हो और साथ में आप स्टॉक रिसर्च भी करते हो, तो ये दोनों में अंतर क्यों है। तो अगर आप देखोगे, जो सेबी कंप्लायंस है ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इंडिविजुअल आरए काम करते हो तो यहाँ पे आप देखिए क्लाइंट्स को मैनेज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि क्लाइंट्स को यहाँ पे ऑनबोर्ड करने के लिए आपको पहले क्लाइंट्स का जो आपके बात जो होता है, कन्वर्सेशन जो होता है, चाहे वो फ़ोन कॉल्स में हो या फिर व्हाट्सअप में हो या ईमेल के थ्रू में हो, जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करोगे कि नहीं, इस बेसिस पे, इस प्लान के हिसाब से जो है क्लाइंट आपका जो सर्विसेज है वो लेना चाहता है। क्लाइंट सिग्नेचर करेगा, फिर उसको आप एज ए प्रूफ रखोगे। उसके बाद आप क्लाइंट का केवाईसी करोगे, राइट। तो बहुत झंझट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसके गाइडलाइंस में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, राइट। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर आप मान लो धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे, तो वो क्लाइंट्स के हिसाब से आपका जो कंप्लायंसेस है, जो आपका केवाईसी प्रोसेस होता है क्लाइंट्स को लेके, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है।
तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपके रिसर्च पे बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक अगर आप स्टॉक्स पे रिसर्च करते हो तो वो क्या करता है ना, धीरे धीरे आपका टाइम शॉर्टेज हो जाएगा, आपका जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो घटने लग जाएगा। और ये चीज़ फिर इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका सर्विसेज में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप क्लाइंट भी सफ़र करने लगेंगे कि भाई ये कैसा बंदा है, किस तरीके से रिसर्च कर रहा है, हम लोग का तो लॉस ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाला है अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल आ रहे हो तो, राइट। उसके बाद आप सोचोगे कि पॉइंट नंबर 4 में आप यहाँ पे देखिए, अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक अपने अंडर पे एक स्टाफ हायर कर लेता हूँ और वो जो भी सारे प्रोसेस है वो देख लेगा। देखिए, इस चीज़ को भी करने के लिए ना सेबी ने कहा है कि आपके पास जो भी स्टाफ रहेगा, जो भी क्लाइंट्स को हैंडल करेगा, उसके पास भी NISM 15 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए उसके पास NISM जो सर्टिफिकेट 15 का सर्टिफिकेट है और वो खुद का प्रैक्टिस क्यों नहीं स्टार्ट करेगा, वो क्यों आपके अंडर में काम करेगा? ये पहला सवाल उठता है। वो तो यही बोलेगा कि इसके अंडर में काम करने से अच्छा मैं खुद का जो है आर्य प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो वो क्यों काम करने जाएगा, ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरी है, राइट। तो अब जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट निकल के ये आता है कि एक अकेला बंदा, एक सिंगल पर्सन जो है इतने सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करने की भी मतलब कि बहुत ही मतलब ख़राब है, मैं बोल सकता हूँ। इतने सारे कंप्लायंस को वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता। तो आप उसके माइंड में ये सवाल उठेगा कि हम एक काम करते हैं, हम एजेंसी को हायर कर लेते हैं। तो देखिए, एजेंसी को अगर आप हायर करते हो ना तो उसका कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर आप गिन चुन के 2-3 ही क्लाइंट्स हो जाएगा तो आप कैसे ये चीज़ मैनेज करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, कैसे अफोर्ड करोगे, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं जो आरए का। इसमें अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो कंसल्टेंट पेपर आया था ऐसा कुछ शायद तक, तो वहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे पहले इंडिविजुअल और पार्टनरशिप को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब धीरे धीरे जो रूल था वो चेंज हो गया, उसके बाद जो अमेंडमेंट आया उसमें लिखा गया कि पहले देखिए नेटवर्क सर्टिफिकेट ज़रूरत होता था, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे जो भी डिपॉजिट था वो नहीं लगता था। लेकिन अभी के हिसाब से जो रूल चेंज किया है सेबी को, तो आपको पता ही है वो तो हमेशा रूल चेंज ही करता रहता है, कभी भी उसका रूल फिक्स नहीं रहता है। अभी इसने नया रूल क्या लेके आया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपका 0 से 150 क्लाइंट्स है तो आपको 1 लाख वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा सेबी के अंडर पे। वो जो होगा लीन अमाउंट होगा, फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ये फिर बाद में, ये अभी ऐसा है, फिर बाद में फिर चेंज कर देगा, सेबी बोलेगा कि नहीं आप 1 लाख से 5 लाख लेके आओ, तभी जाके आप जो है 150 क्लाइंट्स जो है मैनेज कर सकते हो, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद अब मान लो आपके पास क्लाइंट्स है या नहीं है, सेबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो इसका ऑडिट है वो सीए के अंडर में आपको करना पड़ेगा और वो हर साल आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है सीए कितने चार्ज करने वाले हैं, ये बिल्कुल आप सभी को पता नहीं पता है, एक बार थोड़ा मार्केट में घूम के आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ऑडिट वगैरह में कितना चार्जेस लगता है सीए के थ्रू पे, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है कि अगर आप एक बार सेबी रजिस्टर्ड हो जाते हो ना, तो जो भी आप अपने क्लाइंट्स को टिप्स कॉल प्रोवाइड करते हो, आप खुद उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो कंप्लाइंसेस है, पहले वन बाय वन यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए, अगर आप नॉन सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो तो आपको ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ स्टॉक्स पे फोकस करना होता है, कंप्लाइंस बिल्कुल भी उतना है ही नहीं, ज़्यादा है ही नहीं, राइट, विदाउट सेबी रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद अगर उनका सब्सक्रिप्शन एंड हो जाता है तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हो, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद देखिए आप जो है खुद के टिप्स को भी ट्रेड कर सकते हो जब आपको पता है कि ये स्टॉक फटने वाला है या फिर ये एनालिसिस अच्छा जाने वाला है, तो आप खुद के ट्रेड में भी खुद पैसा बना सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सेबी ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है भाई। सेबी ने रेस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया है कि आप पर फैमिली से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज कर सकते हो पर एनम, 1,51,000। पहले तो और भी कम था, बस अभी इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है।
तो मेरा सवाल है कि इसमें लिमिटेशन क्यों है भाई? यहाँ पे अगर हम बाकी अदर प्रोफेशन की बात करें, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, या फिर सीए हो गया, क्या इनमें कोई लिमिटेशन है? क्या इनका जो सर्विसेज है कोई लिमिट है कि भाई हम इतने से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते? तो आरए को क्यों लिमिट लगाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्यों लिमिट लगाया गया है, वो चीज़ आप समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखो, क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेबी रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, क्लाइंट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ जस्ट बिकॉज, तो क्लाइंट आपको 6-7 हज़ार रुपये महीना नहीं देने लग जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए बेस्ट सर्विस। तो यहाँ पे देखिए जो इसका कंप्लायंसेस है वो धीरे धीरे अगर जैसे ही बढ़ जा रहा है, तो ये इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? हायर सब्सक्रिप्शन प्राइसेस। मतलब जो भी अगर आप चार्ज कर रहे हो क्लाइंट को कि नहीं मैं महीने का इतना चार्ज करूँगा, तो ये कंप्लायंसेस आ जाने के बाद वो धीरे धीरे प्राइस और इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा। क्लाइंट बोलेगा इससे अच्छा मैं कहीं और चले जाऊँगा, राइट? ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट पॉइंट इन्होंने जो लिखा है कि जो सेबी क्या करता है ना, एक बार आपने रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट ले लिया, कभी भी आपके एड्रेस पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे सरप्राइज इंस्पेक्शन करने आ सकता है कि आप सही से कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपका थोड़ा सा भी गलती हो गया, लाइक अगर आप बिजनेस प्लेस पे अवेलेबल नहीं हो या फिर आप कहीं पे बाहर गए हुए हो और वो आके विजिट किया और आप अगर अवेलेबल नहीं हो, तो उसके रिपोर्ट में तो वो कुछ भी आंट सांट लिख के जाएगा और बाद में आपको नोटिस आएगा और उसके लिए आपको हैवी पेनल्टीज़ जो है सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है लास्ट में देखिए कंक्लूजन भी लिखा है कि सेबी रजिस्ट्रेशन जो है ये बिल्कुल आप दूर रहिए, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इतना स्ट्रेस, इतना कॉस्ट, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है। तो उससे अच्छा जो है आप इन सारी चीज़ों पे काम मत करिए, इनका यही जो है व्यू है। तो मुझे भी सही लगा कि भाई सच में बात तो सही है कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे, तो उससे अच्छा तो सेबी रजिस्ट्रेशन रिसर्च एनालिस्ट बनना ही बेकार है। क्योंकि अगर इतना अच्छा होता तो इसका जो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन इतना कम नहीं होता। लोग भर, क्या आपको नहीं पता कि इंडिया में कितने सारे ग्रेजुएट है, भर भर के ग्रेजुएट है, तो क्या ये यहाँ पे जो है सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, बट ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड आपको बनना चाहिए, राइट? सो बस यही था वीडियो पे, यही चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। बस आपको अगर वीडियो का अलग पार्ट चाहिए कि गाइडलाइंस पूरा डिटेल में बताइए कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या कंप्लाइंस है, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।